नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं कि थोड़े पेचीदा मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। हाल के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बाद ये सवाल उठा है कि पाकिस्तान ने जो चीनी हथियार इस्तेमाल किए, उनका प्रदर्शन कैसा रहा। हम यूरेशियन टाइम्स में छपी कुछ बातों के आधार पर इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये विश्लेषण देखिए यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो खास तौर पर जरूरी हो सकता है और समसामयिक मामलों में दिलचस्पी रखने वालों के लिए भी। बिल्कुल। हमारा मकसद यही है कि जो दावे किए गए और जो रिपोर्ट्स आई, उनमें कितना दम है, ये समझा जाए और दुनिया भर में इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई। और दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही युद्ध विराम हुआ, पाकिस्तान के विदेश मंत्री फौरन चीन गए, जो उनका सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है, तो जाहिर है इन हथियारों के प्रदर्शन पर सबकी नजरें थी। हाँ, और ये स्थिति इसलिए भी थोड़ी जटिल है क्योंकि देखिए संघर्ष बहुत सीमित था, तो पक्की जानकारी मिलना मुश्किल है। फिर भी जैसा कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा, ये एक दुर्लभ मौका था चीनी मिलिट्री हार्डवेयर को पश्चिमी हार्डवेयर के सामने, मतलब भारतीय हार्डवेयर के सामने आंकने का। और सबसे चौंकाने वाला दावा तो पाकिस्तान का ही था। हाँ, कि उनके चीनी J-10C विगोरस ड्रैगन और JF-17 थंडर जेट्स ने हाँ, भारत के 6 विमान मार गिरा। है विमान, और उसमें 3 रफाल भी शामिल बताए गए। हाँ, 3 फ्रांसीसी राफेल। हाँ, और ये भी कहा गया कि ये J-10C का पहला युद्धक इस्तेमाल था। देखिए यहीं पर आकर ना थोड़ा रुकना पड़ता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जरा संभल कर, मतलब ये कि इन दावों के पुख्ता सबूत कहाँ हैं, वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। तकनीकी तौर पर अगर हम देखें तो रफाल एक मल्टीपर्पस लड़ाकू विमान है, कई तरह के मिशन कर सकता है। अच्छा। जबकि J-10C को मुख्य रूप से बनाया गया है हवाई लड़ाई के लिए, एयर सुपीरियॉरिटी के लिए। और ये भी कहा जाता है कि उसका रडार शायद ज्यादा मजबूत है। तो अगर पाकिस्तान के दावे सही हैं, तो ये पूरी तरह से नामुमकिन तो नहीं लगता। लेकिन भारत ने तो आधिकारिक तौर पर किसी भी विमान के नुकसान की पुष्टि नहीं की है, बिल्कुल नहीं। और राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट, उन्होंने भी कोई टिप्पणी नहीं की है, बिल्कुल चुप है। अच्छा, तो ये तो हुई हवा में मारक क्षमता की बात। लेकिन जमीन पर जो वायु रक्षा प्रणाली है, हाँ, क्या उसमें भी बड़े पैमाने पर चीनी तकनीक का इस्तेमाल हुआ? बिल्कुल। रिपोर्ट्स तो यही बताती हैं कि पाकिस्तान की एयर डिफेंस में चीनी सिस्टम्स का काफी इस्तेमाल हुआ, जैसे HQ-9P। ये लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है ना? हाँ, बिल्कुल। और इसके अलावा चीनी रडार, हथियारबंद ड्रोन्स, ये सब शामिल थे। और कहा यह जा रहा है कि शायद ये पहली बार था जब पाकिस्तानी सेना ने इतने बड़े पैमाने पर, मतलब प्राथमिक रूप से, चीनी हथियारों पर भरोसा किया। तो सवाल फिर वही है, क्या ये जमीनी सिस्टम कारगर रहे हैं? देखिए, यहाँ भी तस्वीर थोड़ी मिली-जुली सी है, साफ नहीं है। अच्छा। कुछ रिपोर्ट्स इशारा करती हैं कि चीनी एयर डिफेंस सिस्टम, खासकर ये HQ-9P, शायद उतने प्रभावी साबित नहीं हुए जितनी उम्मीद की जा रही थी। बल्कि भारत ने तो दावा किया था कि उन्होंने लाहौर के पास ऐसी ही एक प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया। लाहौर के पास? ये तो बड़ी बात होगी अगर सच है। हाँ, अगर ये सच है तो ये भारत के लिए एक बड़ी सामरिक सफलता मानी जाएगी और ये जो विमानों के नुकसान के दावे हैं ना, उनको थोड़ा संतुलित कर सकती है। इस सब का असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तो पड़ा होगा, हथियारों के बाजार पर, देशों के फैसलों पर। हाँ, कुछ संकेत तो दिखे हैं। जैसे चीनी मीडिया SCMP ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान के दावों के बाद इंडोनेशिया, वो तो राफेल खरीद रहे थे शायद। हाँ, उनका $8.1 बिलियन का सौदा था, 42 राफेल जेट्स का। तो खबर आई कि वो इस पर पुनर्विचार कर सकते हैं। लेकिन क्या ये सच है? नहीं, इंडोनेशियाई अधिकारियों ने बाद में से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, युद्ध क्षेत्र के अपुष्ट दावों के आधार पर किसी हथियार प्रणाली का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, जो कि एक तरह से सही भी है। और आर्थिक रूप से चीन की कंपनियों पर क्या असर हुआ? हाँ, ये दिलचस्प है। J-10 से बनाने वाली कंपनी है चेंगदू एयरक्राफ्ट, उसके शेयरों में 40% से ज्यादा का उछाल दिखा गया। 40%? तो क्या इसका मतलब है कि चीनी कंपनियों को और ऑर्डर मिलेंगे? इससे ऐसा लग तो रहा है कि शायद उन्हें और ऑर्डर मिल सकते हैं, लेकिन देखिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीन को एक बड़ा हथियार निर्यातक बनने में अभी भी समय लगेगा। क्यों? दिक्कतें कहाँ हैं? खासकर जो अहम पुर्जे हैं, जैसे विमान के इंजन, उनके बड़े पैमाने पर उत्पादन में अभी भी चीन को चुनौतियां हैं। और ये जो शेयर बाजार की प्रतिक्रिया है, हो सकता है ये थोड़ी अतिरंजित हो, मतलब माहौल पर आधारित हो। और एक बहुत जरूरी बात ये भी है कि ये जो सीमित संघर्ष था, इससे चीन की अपनी सैन्य क्षमताओं के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चलता। वो क्यों? क्योंकि चीन अपनी सेना के लिए जो हथियार रखता है वो कहीं ज्यादा आधुनिक है, ये निर्यात वाले संस्करण है। सही कहा।
और एक बात और, हथियार कितने भी अच्छे हों, हाँ। चलाने वाले पर भी तो निर्भर करता है कि वो कितना कुशल है ना? बिल्कुल सही। ये सबसे अहम बात है शायद। हथियार की तकनीक अपनी जगह है, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, मतलब जो सैनिक है उनका प्रशिक्षण, उनकी रणनीति, उनकी कुशलता, ये कहीं ज्यादा मायने रखता है। तो इतने सीमित डेटा से कोई पक्का निष्कर्ष निकालना मतलब बहुत मुश्किल है। तो कुल मिलाकर जो चीनी हथियारों के प्रदर्शन की बात है, उस पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं हैं, संकेत हैं, दावे हैं, खंडन हैं, लेकिन स्थिति अभी भी काफी हद तक अनिश्चित है, धुंधली है। हाँ। इस सीमित संघर्ष से कोई बहुत बड़ा निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये समझना जरूरी है कि शुरुआती रिपोर्ट्स या दावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कैसे करें। बिल्कुल। और किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले पूरी तस्वीर सामने आने का इंतजार करना चाहिए। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं, मतलब हथियारों की दौड़ और भू राजनीतिक समीकरणों को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। हाँ, और एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब जानकारी इतनी सीमित हो और अक्सर एक तरफा या पक्षपातपूर्ण हो, तो हम तकनीकी श्रेष्ठता के दावों का मूल्यांकन करेंगे कैसे? ये भविष्य के लिए एक चुनौती है। अगर आपको ये चर्चा जानकारीपूर्ण लगी तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई सवाल हैं या आप अपनी राय देना चाहते हैं, खासकर यूपीएससी की तैयारी के नजरिए से कोई पहलू जोड़ना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। हाँ, हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। आज की हमारी चर्चा यूरेशियन टाइम्स के लेखों पर आधारित थी। जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।